हेलो लर्नर्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो फिर स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर में। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला यूनिट। 12 मार्क्स की वेटेज है इस यूनिट की, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है सभी ने। देखते हैं फिर आज का टॉपिक है क्या। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारी इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों चीजें कैसे डिटर्मिन होती हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है इस पूरे यूनिट का, दैट इज अ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। पूरे इकोनॉमी में जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल है उसको डिटर्मिन करने के लिए दो अप्रोच हैं। एक है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, दूसरी है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इन अप्रोचेस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड है क्या। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? ये टोटल डिमांड होती है इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की। मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में गुड्स और सर्विसेज की टोटल डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड को हम टोटल एक्सपेंडिचर के टर्म में भी मेजर करते हैं। इसी वजह से बोला जाता है कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेड इन द इकोनॉमी। मतलब सभी कंज्यूमर्स मिलकर इकोनॉमी में जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं उसी से ही एग्रीगेट डिमांड को मेजर किया जाता है। अब देख लेते हैं कि अगर हमने इसको एक शेड्यूल में या रिप्रेजेंट करना हो, या फिर जिसको हम बोल देते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर क्या है। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल हमें बताता है कि आमदनी के डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर एक कंज्यूमर का डिमांड का डिफरेंट डिफरेंट लेवल क्या होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम जीरो है पर एग्रीगेट डिमांड क्या है, वो 30 है। इसका मतलब क्या है, आमदनी जीरो होने पर भी एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होती। इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता ही रहता है, क्योंकि कंजम्पशन के दो कंपोनेंट रहते हैं। एक होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, दूसरी होती है एमपीसी, जो कि आमदनी के ऊपर डिपेंड करती है। ये तो जो एमपीसी है वो तो इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगी। पर ये वाली कंजम्पशन जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, अगर हम आम भाषा में बात करें तो रोटी कपड़ा मकान वाली जो सिचुएशन होती है, ये तो हमारी अगर आमदन का लेवल जीरो है तो भी ये चीजों की डिमांड तो हमारी रहती ही रहती है। इसी वजह से एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होती। इनकम चाहे जीरो हो पर फिर भी एक मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड तो रहता ही रहता है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जाती है। एक पॉइंट जहां पे हमारी इनकम 40 है वहां पे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या है, 40 है। यहाँ पे आ जाता है इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जैसे जैसे आमदनी या इनकम बढ़ रही है हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है, पर एग्रीगेट डिमांड उतनी नहीं बढ़ती जितनी की आमदन बढ़ जाती है। अरे भाई, क्योंकि इस पॉइंट पे लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचा लेते हैं जिसको वो सेव कर लेते हैं फॉर द फ्यूचर कंटेंजेंसी, के फ्यूचर में कहीं भी अगर पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो लोगों को ये होता है कि हमारे पास खुद के सेविंग फंड्स होने चाहिए। तो उस पर्पस के लिए लोग यहाँ पे पैसे थोड़े से सेव करने शुरू कर देते हैं। अब अगर हम इसी एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व बन जाती है। एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाने के लिए हम ओ एक्स एक्सिस पे इनकम को मेजर करते हैं, ओ वाई के ऊपर एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं। इनकम क्या है, जीरो। इसी वजह से ये जो वाई कर्व है, इनकम कर्व है, ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है और जीरो से शुरू होती है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, 30। मतलब कि एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होती, इसी वजह से ये जीरो से शुरू भी नहीं होती। ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड जो कि सी प्लस आई से बनता है, मतलब कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से बनता है। ये दोनों पॉइंट ई के ऊपर इंटरसेक्ट कर जाते हैं। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं मतलब कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड का, वहां पे क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम, ई। अब इस ई पॉइंट के पहले अगर हम देखते हैं तो हमारी एग्रीगेट कंजम्पशन ज्यादा है पर इनकम कम है।
इस पॉइंट ई के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारी इनकम ज्यादा है पर एग्रीगेट डिमांड हमारी कम है। रीजन वही जो हमने पहले डिस्कस किया है कि आमदनी बढ़ने के एक पॉइंट के बाद, एक लेवल के बाद लोग अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो होता है उसको सेव करना शुरू कर देते हैं। अब इसी एग्रीगेट डिमांड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट आर अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में 3 और 4 मार्क्स में पूछा जाता है। बात करते हैं फिर एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की। आप सभी को पता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है, अगर हम एग्रीगेट डिमांड को देखते हैं तो हमारी इकोनॉमी जो होती है वो दो तरह से हम अपनी इकोनॉमी को कैटेगराइज करते हैं। एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है ओपन इकोनॉमी। जो क्लोज्ड इकोनॉमी है अगर हम उसकी बात करें तो क्लोज्ड इकोनॉमी में हमने पहले अपनी एक वीडियोस आपने शायद देखी हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला चैप्टर पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर जिसको हम फर्म भी बोल देते हैं। अगर हम उस क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट हैं, एक है कंजम्पशन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है फर्म्स की तरफ से। लेकिन अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ओपन इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर भी रहता है, प्रोड्यूसर सेक्टर भी रहता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी रहता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी रहता है। अब अगर आपसे एग्जाम में कंपोनेंट पूछ लिए जाते हैं तो वहां पे क्लोज्ड या ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाएगा, वहां पे सीधा यही पूछा जाता है कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं कितने। तो आपने ये चारों ही कंपोनेंट लिखने हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अब हम चारों कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। पहले है हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो एक हाउस होल्ड सेक्टर खर्च करता है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, उसको हम बोल देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो एक फर्म्स विलिंग है खर्च करने के लिए, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, कैपिटल गुड्स चाहिए, क्योंकि फर्म्स ने क्या करना है, आगे प्रोडक्शन करनी है ना, इसी वजह से वो क्या चीजें खरीदेंगी, कैपिटल गुड्स, जिनसे वो आगे भी गुड्स को बना सकें। तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी होती है जो फर्म्स विलिंग है खर्च करने के लिए ताकि वो कैपिटल गुड्स को खरीद सकें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, सरकार विलिंग है कि वो खर्चा करना चाहती है किसके ऊपर, लोगों को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, या फिर हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है जैसे कि रोड्स बनवा दिए, डैम्स बनवा दिए, बिल्डिंग्स बनवा दी, इन चीजों के ऊपर हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो खर्चा करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल देते हैं। ये क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हमारी डोमेस्टिक कंट्री से बाहर को वाले किसी देश को फॉरेन कंट्री में अगर कुछ भेजा जाता है, दैट आर अवर एक्सपोर्ट्स। अगर बाहर से कुछ मंगवाया जाता है हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, दैट आर अवर इम्पोर्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड अ नेट एक्सपोर्ट। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड के ये चारों ही कंपोनेंट बन जाते हैं। एक बात और, जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो इस एग्रीगेट डिमांड को दो पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर किया जा सकता है। एक होता है हमारे पास प्राइस लेवल और दूसरा होता है हमारे पास इनकम लेवल। अगर हम एग्रीगेट डिमांड को प्राइस लेवल के साथ मेजर करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड और प्राइस लेवल में इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। मतलब कि तब एग्रीगेट डिमांड का कर्व कौन सा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, अगर हम एग्रीगेट डिमांड को प्राइस लेवल के साथ मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम एग्रीगेट डिमांड को इनकम लेवल के साथ मेजर करते हैं तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप क्या बनता है, पॉजिटिव स्लोप, मतलब कि अपवर्ड स्लोपिंग। आपके सिलेबस में +2 बोर्ड क्लासेस में, चाहे वो पंजाब बोर्ड है या सीबीएसई है, आपके सिलेबस में एग्रीगेट डिमांड को इनकम लेवल के साथ मेजर किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप क्या बनेगा, पॉजिटिव, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में बनाया है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई।
हाँ जी, अब एग्रीगेट डिमांड के बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई. इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर इन एन अकाउंटिंग ईयर और ड्यूरिंग अ ईयर. मतलब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है कि एक साल में एक प्रोड्यूसर कितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लान करता है इकोनॉमी में प्रोवाइड करने के लिए, उसको बोल देते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई. इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल की. एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल हमें बताता है कि इनकम के डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर एग्रीगेट सप्लाई का डिफरेंट डिफरेंट लेवल क्या रहेगा. हम देखते हैं कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती जा रही है. इनकम 0 है, सप्लाई भी 0 है, इनकम 20 है, सप्लाई भी 20 है, एंड सो ऑन. जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती जा रही है. जब हमने एग्रीगेट डिमांड देखा था, इससे पहले हमने एग्रीगेट डिमांड किया था, तब हमने क्या देखा था कि चाहे इनकम 0 हो पर एग्रीगेट डिमांड कभी भी 0 नहीं होती. पर हाँ, अगर इनकम 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई 0 हो सकती है. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती जाएगी. अब अगर हम इसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन जाएगा. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकम और सप्लाई बिल्कुल क्या है, बराबर है, आइडेंटिकल है. इसी वजह से हम लिख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है, इनकम के बराबर है. ओ एक्स एक्सिस के ऊपर हमने इनकम को मेजर किया है, ओ वाई के ऊपर हमने एग्रीगेट सप्लाई को मेजर किया है. जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती जा रही है. एएस कर्व जो है वो 0 से शुरू होता है, एडी कर्व जो था वो 0 से ना शुरू होकर थोड़ी ऊपर, मतलब कि मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या था, 30, जहां से वो शुरू होता था. अब इसके भी कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं. एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट थे. कौन कौन से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स. इसके 2 कंपोनेंट हैं, वन इज कंजम्पशन एंड अनदर इज अ सेविंग. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा. मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स लीजिए, सो दैट योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स, योर पेरेंट्स ऑल कैन फील प्राउड ऑन यू. तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. बाय.